बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे पावर ऑफ आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स। और हम लोगों ने भाई काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी के बारे में तो सुना है, वीडियोस मूवी हमने भी देखी देख ली हुई है, हैं 12 उसके ऊपर, फेल बिल्कुल। और एस्पिरेंट्स हमने उस पे जो है वो देखी है। हाँ, वेब सीरीज देखी है। हाँ, तो आज सुपर हम लोग 30। आज हम ओरिजिनल वाले ऑफिसर्स देखने हाँ। जा रहे हैं, रियल लाइफ वाले नहीं, रियल लाइफ वाले। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। जुस्सा मारदा है ठाठा गबरू जवान दा तू भी बोलदी है जग पे जमाना जानता सटर रुतबा ही। अरे तुम्हारे सट्टू जैसे क्लर्कों के मुंह पे तो वो थूकती भी नहीं है। तू ना जानती कारोबार नहीं जाली नंबर प्लेट लगी गांधी सारे यार नहीं बैठे बाहर नहीं। अगला सवाल मेरा विशाल सर से है। सर आईएएस या आईपीएस ज्यादा भौकाल सर किसका होता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखो भौकाल तो दोनों का होता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको समअप किया जाए तो आईएएस का भौकाल साइलेंट होता है और आईपीएस का भौकाल थोड़ा सा वायलेंट होता है। ओए होए। अगर आपके मन में आता है कि मैं अपने गांव की, अपने ज़िले की किस्मत बदलूं, तो आप मतलब आईएएस बनने के बाद आप कहेंगे ये कि अरे वैसा नहीं है, बहुत दबाव रहता है। लेकिन कितना भी दबाव रहे, इतनी ताकत आपके पास ज़रूर रहती है कि आप लाखों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। फर्टिलाइजर है, आधार कार्ड है, ये लीजिए। 200 रुपया इस बात के 200 सरकार की तरफ से फ्री है। जाके सरकार से फ्री ले लो जाके। क्या बदतमीजी है बॉस, तमीज से बात करो, मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारी। कर दो। अच्छा, ये खुद ही ऑफिसर होंगे ना। काहे तो ऐसे बोल रहे हैं भैया, सही तो कह रहे हैं। जब सरकार सब्सिडी देती है तो आप काहे ऐसे पैसे मांग रहे हो जी? आप दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, तो सरकारी हेल्पलाइन पे जाके कृषि अधिकारी से शिकायत कर दीजिए। शिकायत कर दीजिए हमारी। नहीं है भैया फोन मिलाइए, फोन मिलाइए। इनको तो बताते बहुत धूम मचा रखी है। फोन बज रहा है। मैडम मैडम सुनिए तो। दुकान सील करिए। चलिए वहाँ आइए, बाहर आइए, दुकान सील हो। अगर एमएलए या एमपी डीएम को गाली वाली बकता है तो डीएम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और अगर डीएम सच में डीएम है, ईडी कैडी सीधी है, तो उसे जेल में छूट सकता है। मुख्यमंत्री वो तो कमरा बंद करके पूरा झापड़ मार के छोड़ सकता है, खुले कमरे में तो नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, मतलब अगर डीएम करने पे आ जाए और उसको भविष्य की बहुत चिंता ना हो अपने, कर सकता है। इतनी पावर रहती है उसके पास। तो सीएम से पंगा बोला तो नहीं लेता है, अगर भूतपूर्व सीएम हुआ तो उसको बना सकता है, इतनी पावर रहती है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं। आपने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि अगर आपको कोई ज़मीन पे कब्जा कर ले तो जाओ आईएएस ऑफिसर बनो और फिर पूरा गांव खरीद लो। तो क्या आईएएस ऑफिसर की इतनी सैलरी होती है? नहीं, सैलरी की बात नहीं है कि उसके पास इतनी सैलरी है, उसको लोग दान में दे देंगे। तो जिसके खेत को मांगेगा कि भैया 5 बीघा तुम्हारा, हाँ उनसे काफ़ी क्या है भैया। आप देखो जब कोई बड़ा आदमी किसी घर जाता है भारत में, बड़ा मंत्री किसी घर पहुँच गया और कहा भाई ओझा जी, जी भैया बढ़िया मकान है, आप ही का एहसान। तो यहाँ शक्ति आने पर लोग आपको कुछ भी दे सकते हैं। साल तक की काम कर दूं, सारे जहां की खुशी तेरे नाम कर दूं, दुनिया या करेगी। वैसे बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार के रहने वाले नहीं, वहाँ जॉब मिली इसलिए जा रहे हैं। बिहार में कौन सा जॉब है? अरे बिहार का लोग तो दुनिया भर काम करने जाता है और आप बिहार जा रहे हैं। आईपीएस जान जाओ, ऐसे बैठे हम उठाया, हम
मेरे बच्चों, एक आईपीएस ऑफिसर किस हद तक जा सकता है, ये अजीत डोवाल ने उसकी सीमा बना दी है। अगर किसी को भी आईपीएस की पावर देखनी है तो अजीत डोवाल की पावर को देखो मेरे बच्चों, अजीत डोवाल की पावर को देखो। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, उन बकलोलवन को बोलिएगा कि जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा गया। इसका नाम होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे राज्य से। ये राजा से कम नहीं है, ये पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। आपका क्या नाम है? दिनेश त्यागी है हमारा नाम। हमें भी अरेस्ट करवाएंगे, करवा दीजिए। दिनेश, आप भी वहीं अवैध कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं आप? 7 साल से। 7 साल से रहे। और आपका नाम भी रजिस्टर्ड है नए आवास के लिए? हाँ। आपको नया घर नहीं मिले? आप पहले ही अवैध रूप से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए हैं। सरकारी जमीन पे 7 साल इलीगल तरीके से रहने का नतीजा जानते हैं? वो घर है हमारा। अच्छा, दिखाइए घर के देखो। चलिए फिर किराया निकालिए उसे। कितने साल से रह रहे हैं? 7 साल से ना। 5 लाख बनता है। और बिजली का बिल, ये जो कांटा डाल के लिए वो घरों में, उसका 3 लाख बनता है। नहीं दिया तो 2 साल की जेल। जाओगे जेल? लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाए। उसके बाद भले तुम डीएम का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। मान के चलिए कोई मंत्री है, उनका पावर है, लेकिन जिस टाइप पे वो अपने पद पे रहेगा, उस समय अगर लिख के दे दिया कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप नहीं उतरने हेलीकॉप्टर, तो नहीं उतरेंगे आप। जब तक अगर वो रहेगा ना, तब तक वो दिखा देगा अपना पावर। आप हटा दीजिए उसको, अलग बात है। आप मुख्यमंत्री से कहो कि उसका ट्रांसफर करा दीजिए, शौचालय विभाग का डायरेक्टर बना दीजिए, जाओ। अब तुम गाँव गाँव घूम घूम क्या बनाते रहो, शौचालय बनवाते रहो, तो उसको क्या लॉस है? उसका तो प्रमोशन हो गया, सेक्रेटरी बन गया वो, उसका तो क्या हो गया, डायरेक्टर एडिशनल सेक्रेटरी बनते गया। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं आप यहाँ पर। फिर अजीत डोवाल जो कि आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने एक फ्लैग मार्च निकाली और उन्होंने जनता को जाके बोला कि आई एम गिविंग यू एश्योरेंस, आप जाइए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। और वो तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो भी है, आप जा सकते हैं, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि ओके सर, अब आप आ गए हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इंडिया के अंदर डीसी एसपी की बहुत बड़ी रेपुटेशन है, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है ये। देखिए, पहले ज़माने में, मैं तो 40 बरस से इस प्रोफेशन में हूँ, हम देखते थे हर चीज़ के लिए या तो अमेरिका की तरफ देखते थे या रशिया की तरफ देखते थे। उनके लीडर जो करा दें वो सही, और बाकी सब पीछे पीछे चलते थे। अभी आपने रोल ही बदल दिया है। इसलिए इतना टफ सिलेबस रखा जाता है कि आपका दिमाग पूरी तरह से ना एकदम ओवर उस प्रेशर को झेल सके, पीटी का, मेंस का, ऑप्शनल का, इंटरव्यू का, उस चीज़ों को झेल सके, ताकि जब आप एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठिएगा ना, तो आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा तो आप उसे नॉर्मल समझिएगा, ये तो पढ़ाई से कम में प्रेशर होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब है देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस व्यक्ति के हाथ में। इसके अंडर एक आदमी है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, देश के सारे बैंक उसके अंडर हैं।
फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है CBDT, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। GST, इंडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी संस्था है, उसका चेयरमैन इसको रिपोर्ट करता है। और ये कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी है। क्या है? IAS है। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? क्या हुआ था? So the first question is, one person you wish to have dinner with, Kim Jong-un or George Soros? What was the first one? Kim Jong-un, the North Korean. I think this is Navratri, I'm fasting. No wonder your 40 years of diplomacy is on your lips. जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी के फोन आएंगे। बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। आने वाली 6 पीढ़ियां आपके नाम से जानी जाएंगी मेरे बच्चों। आज हो सकता है आपको डर लगे। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो। पापा कह रहे थे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम एक्साइज डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट? घूस खाने वाले। घूस लेके बड़ा बनना चाहते हैं आप? अच्छी मूवी थी। जयशंकर साहब के सामने, जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, उनके सामने ये मैडम जाती हैं, वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती है। जयशंकर साहब इनको इतना लाइटली उड़ा देते हैं, कहते हैं शब्दों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं। कम से कम ये तो देख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? हैं? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये IFS रह चुका है। दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है। वैसे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इतने पावरफुल होते हैं IAS एंड IPS ये चीज मुझे भी नहीं था आइडिया, हाँ। लेकिन भाई वहां तक पहुंचना भी तो आसान नहीं ना होता। वहां तक पहुंचने के लिए बट उसके बाद जो आपके पास पावर आती है, हाँ वो एक अलग चीज है। बीच में जहां पर मैं हैरान हुई थी सबसे ज्यादा, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कोई पेपर सबमिट कर रहे थे इलेक्शन के लिए वो पहले पेपर सबमिट कराते हैं एग्जैक्ट। बट फिर भी तुम ये देखो ना, है तो वो एक IAS ऑफिसर ना, मतलब पावर ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे तो सबको जाना पड़ता है ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस सबमिट कराने। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे पॉलिटिक्स में जितने मर्जी बड़े लीडर हैं, बट जो IAS और IPS की पावर है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। वो तो फिर बीच में जैसे खान सर ने भी एक बात बोली कि मतलब एक जो DC एक कलेक्टर है उसके पास इतना ज्यादा पावर होती है कि वो चाहे तो किसी मंत्री को नहीं आने दे। हाँ, बाद में उसकी ट्रांसफर हो जाए वो एक अलग मुद्दा है, बट पावर तो उसके पास इतनी बिल्कुल है। और ये अमूमन चीज बाद में देखने को मिलती है, जो ट्रांसफर वगैरह के सीन होते हैं ये देखने। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जो बीच में होती हैं, लेकिन ओवरऑल देखकर अच्छा लगा। बीच में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी भी रील्स जो हैं वो दिखाई गई। और फिर उसके बाद मैं कहूँगी कि जो 12th फेल मूवी जिन पर बनी है उनको भी बीच में दिखाया गया। सो नो डाउट एक पावर तो है, स्ट्रगल तो है, संघर्ष तो आपको झेलना पड़ता है, बट उसके बाद भाई संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको वैसे भाई पावर जब आती है उसको बैलेंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल चीज ही होती है कि भैया जब आपके पास पावर आती है, ये कोई भी आप किसी चीज में जिंदगी में आगे निकलते हैं, उसको फिर बैलेंस रखना। इवन के मतलब अगर सरकार 7 से 8 लाख खर्च कर रही है तो मतलब ये भी चीज सोचने वाली है कि वो कितना
इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको अच्छी वीडियो कैसी लगी, पावर ऑफ IPS IAS और उनका एटीट्यूड कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।